मॉर्निंग एडिशन आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से मिल रही बड़ी खबर के साथ। अतीक अहमद के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई होनी है। ऑपरेशन माफिया के तहत 123 करोड़ की 2 संपत्ति कुर्क होगी अतीक अहमद की। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर यह संपत्ति खरीदी हुई थी। प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 123 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहली संपत्ति 1.8260 हेक्टेयर और कीमत इसकी 76 करोड़ 16 लाख रुपए बताई जा रही है। और दूसरी प्रॉपर्टी चाचा उस्मान के नाम पर है, उसकी कीमत बताई जा रही है 47 करोड़ 12 लाख 40 हजार रुपए। पीडीए ने अतीक अहमद गैंग पर अब तक 7 अरब 61 करोड़ की कार्रवाई की है और गैंगस्टर एक्ट में 2 अरब 80 करोड़ की कार्रवाई हुई। अब तक अतीक गैंग पर कुल 10 अरब 41 करोड़ 57 लाख की कार्रवाई हो चुकी है। ये बड़ी खबर, आज भी कार्रवाई होनी है, बड़ी कार्रवाई होगी। 2 अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी प्रशासन की तरफ से। बड़ी खबर मिल रही है, झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर अवैध संपत्ति खरीदी थी, जिस पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे प्रयागराज, ऐसी जानकारी है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास वहां पर सीएम करने वाले हैं। कुल 1294 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रयागराज को सीएम योगी आदित्यनाथ। 325 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। 969 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। 2023 में लगने वाले माघ मेले की समीक्षा करेंगे, ये भी जानकारी है। और 2025 के महाकुंभ मेले को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे और सम्मेलन में 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। सीएम के साथ सूबे के दोनों ही डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के पहले सीएम योगी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और निकाय के लिए 15 लाख वोटर्स को रिझाने की पूरी कोशिश होगी। तो कल प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी, वहां पर पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, क्या सौगात वो देने वाले हैं, उसकी पूरी सूची आपके सामने है। और निकाय चुनाव से पहले यहां से संदेश भी देंगे, ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। साथ में 2023 में माघ मेले को लेकर भी अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे, खबर है। और 2025 में महाकुंभ को लेकर भी तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ानी है, किस तरीके से काम होना है, आगे बढ़ना है, इसी को लेकर अधिकारियों के साथ वो समीक्षा करेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे। और अब बात करते हैं उपचुनाव के रण की। आज मैनपुरी में अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार होगा। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए धुआंधार प्रचार करते हुए अखिलेश आज दिखाई देंगे। सुबह 11:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सपा कार्यालय में बैठक करेंगे अखिलेश और सपा कार्यालय में सैनिक प्रकोष्ठ के साथ बैठक करने वाले हैं। मीटिंग लेंगे कार्यकर्ताओं की और साथ में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। तो मैनपुरी के रण में पूरा जोर लगा रहे हैं और लगातार वहां पर डटे हुए हैं, प्रचार अभियान को और गति दे रहे हैं अखिलेश। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए आज भी वो धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मैनपुरी में सपा कार्यालय में बैठक करने वाले हैं। नितिन से अपडेट लेते हैं, मेरे साथी जुड़ चुके, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नितिन, आज किस तरीके से बैठक होनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप भी दें और कितना जोश वहां पर दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि अखिलेश लगातार डटे हुए हैं वहां पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि कहा जाए ये ऐसी सीट है, अगर ये सीट लूज़ हो गई तो पूरे देश में एक बहुत ज़बरदस्त नकारात्मक मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए चला जाएगा। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में गोला गोकर्णनाथ वो हारे हैं। इससे पहले रामपुर और आजमगढ़ जैसी बहुत ही सुरक्षित सीट जो समाजवादी पार्टी की थी वो लूज़ की। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर मैनपुरी के तमाम मंचों पर कहा है कि धोखे से चुनाव हरा दिया। सवाल यह है कि आजमगढ़ में 10 में से 10 विधायक हैं, तो कैसे ये ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हारे। यही वजह है कि आज सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग ले रहे हैं। दरअसल जो करहल, किशनी, मैनपुरी, जसवंत नगर, भोगांव की तरफ हर गांव में 10-20 फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के लोग हैं। और खासकर जो सामाजिक समीकरण है, जो जो समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट बैंक है, तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग आर्मी में जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक
रणनीति तय कर रहे हैं ताकि वो गांव में एक माहौल बनाएं, ओपिनियन मेकिंग का काम करें। और ये लोग जो तमाम जो सैनिक हैं पहले भी समाजवादी पार्टी को काफ़ी मदद करते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव खुद रक्षा मंत्री रहे और उन्होंने जिस तरीके से जो तमाम जो सैनिकों का जो पार्थिव शरीर उनका गांव तक लाने का काम किया, इस बात को समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाता है और इसके बात का जिक्र गाहे बगाहे किया जाता है। तो कुल मिला के सैनिक प्रकोष्ठ के साथ मीटिंग करेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 11:30 बजे 12 बजे तक ये शुरुआत होने की संभावना है। इसके साथ ही करीब 9 कार्यक्रम समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के डोर टू डोर हैं, यानी व्यक्तिगत संपर्क पर ज़बरदस्त तरीके से जोर दिया जा रहा है। ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग जो अलग अलग कॉलोनी मोहल्ले के हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ आज वो मीटिंग करेंगे, उनके जाएंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे और साथ ही अपने जो वो लोग किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए लोगों को मोबिलाइज करें, इस पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का फोकस है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव, पूरा सैफई कुनबा और प्रदेश के कई सारे बड़े जो लीडरान हैं, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के तमाम जो सांसद मंत्री रहे हैं या वर्तमान में मौजूद हैं, वो पूरी तरह से इस समय गली गली की खाक छान रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस इलेक्शन को लड़ रही है, शायद अगर ऐसे इलेक्शन रामपुर और आजमगढ़ में लड़ रहे होते चुनावों को हारने के बाद ये जीत और भी अहम हो जाती है, संदेश इसका गहरा होगा और इसीलिए लगातार वहां पर ताकत लगा भी रहे हैं अखिलेश यादव और यादव परिवार के जितने भी लोग हैं वो सभी वहां पर डेरा डाले हुए हैं, प्रचार लगातार कर रहे हैं। आप रहे हमारे साथ नितिन। और आज इटावा दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर में कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे और मलाजनी इटावा में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। कई नेताओं को खबर यह है कि भाजपा में वो शामिल करवा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं को, हो सकता है स्थानीय नेताओं को भाजपा में शामिल करवा सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी खबर है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं। इटावा के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज के दिन रहने वाले हैं और शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर में भी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, मेरे साथी मोहम्मद फारिक जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारिक, वहां पहुंचने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी, क्या जानकारी है, कितने बजे पहुंचेंगे, उसके बाद क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं? और खबर यह है कि कुछ नेताओं को भी भाजपा में शामिल करवा सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। मोहम्मद फारिक। जी दीपा, दोपहर 12 बजे भूपेंद्र चौधरी आज जसवंत नगर के मलाजनी पर एक गेस्ट हाउस में बूथ कमेटी के अपने लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। लगभग जसवंत नगर के 181 बूथ हैं जिनके कार्यकर्ताओं के जो उनके हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी जसवंत नगर में। और जो सूचना मिल रही है कि भूपेंद्र चौधरी इटावा के जसवंत नगर के कुछ लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को शामिल करा सकते हैं, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं एक सबसे बड़ी जो खबर आज मिल रही है वो शाम को 4 बजे सैफई में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय का उद्घाटन करने जा रही है। वो सैफई जहां भाजपा का कोई भी वोटर ढूंढे नहीं मिलता था, चुनाव में कोई बस्ता नहीं लगता था, उस सैफई में भारतीय जनता पार्टी अपने लाव लश्कर के साथ आज 4 बजे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर रही है। प्रदेश के जो मंत्री हैं राकेश अचान वो उसमें मौजूद रहेंगे और भी कई विधायक, पूर्व विधायक सैफई पहुंचेंगे। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी का 12 बजे जसवंत नगर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद बूथ कमेटी के लोगों के साथ मिलेंगे। जिस तरह जसवंत नगर जो जब से चाचा भतीजे एक हुए हैं उसको लेकर के भाजपा वहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जसवंत नगर में अपनी कहीं ना कहीं दावेदारी पेश कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद फारिक पूरी जानकारी के लिए। कार्यालय का उद्घाटन भी वहां पर करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी और साथ में खलबली है दूसरे खेमे में भी, क्योंकि चाचा और भतीजा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये गढ़ है शिवपाल सिंह यादव का जसवंत नगर। वहां पर पहुंच करके चुनाव प्रचार को और धार देंगे भूपेंद्र चौधरी। शुक्रिया आपका। मैनपुरी में भाजपा नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक को लेकर के जानकारी है कि आज ये दोनों ही मैनपुरी पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में प्रचार करते हुए, जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक। बड़ी खबर, भाजपा नेता भी पीछे नहीं है, लगातार पहुंच रहे हैं मैनपुरी और वहां पर जाकर के माहौल को तैयार कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल को लेकर के जानकारी है कि इनकी मौजूदगी भी होगी मैनपुरी में। सुब्रत पाठक भी मैनपुरी पहुंचेंगे और रघुराज शाक्य के समर्थन में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे दोनों।
नितिन का सीधे रुख कर लेते हैं, वो वहां पर लगातार बने हुए। नितिन, इससे पहले समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे थे, अब देखिए भाजपा भी पीछे नहीं है, वहां पर तमाम जो बड़े दिग्गज हैं लगातार पहुंच भी रहे हैं, आप भी वहां पर डटे हुए हैं। कितना माहौल तैयार हो पा रहा है भाजपा के पक्ष में वहां पर? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन को बहुत ही मजबूती से दमखम से चुनाव लड़ रही है। मैं एक ये कहा जाता था कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कोई नहीं हरा सकता या समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, एक तरफा रहता है, मैं नेताजी के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन नेताजी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि उसके ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो रहा है, यानी कोई ये नहीं कि एक तरफा है, ये लोग मान के चलते थे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यही वजह है, समाजवादी खेमे में तनाव बढ़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शन में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर अखिलेश यादव इस सीट को लूज करते हैं, डिम्पल यादव, तो भारतीय जनता पार्टी इसको इतना प्रचारित कर देगी पूरे देश में कि समाजवादी राजनीति का दी एंड होने वाला है। यही वजह है कि पूरी तरह से बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेताओं का लगातार दौरा बना हुआ है। भूपेंद्र चौधरी आज जसवंत नगर सीट पर रहेंगे, वहाँ वो तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और ये भी अंदर खाने से सोर्सेज से खबर मिल रही है, जैसे रामपुर में आजम खां के तमाम सहयोगियों को, क्लोज एसोसिएट्स को बीजेपी ने अपने पाले में लिया। तो ऐसे ही क्या रघुराज शाक्य की तरह ही कोई और भी बड़े नेता वहाँ बीजेपी का दामन थामने वाले। रघुराज शाक्य भी जो इस समय बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो एक दौर में 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। इसके साथ ही जो कहा जाए डिम्पल यादव के सामने चुनावी ताल ठोक चुके हैं सुब्रत पाठक, जो वर्तमान में सांसद हैं। एक बार वो खुद चुनाव हारे डिम्पल यादव से, और 19 में उन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव हराया है, वो आज मैनपुरी में रहेंगे। इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल, जिनका भी आमना सामना करहल विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ हुआ है, डिम्पल के साथ 2009 में डिम्पल यादव भी राजबब्बर से चुनाव हारी और एसपी सिंह बघेल भी चुनाव हारे बीएसपी से। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के कहा जाए ऐसे मुकाबला टक्कर का वहां पर होने वाला है। इसीलिए जिस तरीके से लगातार नेता पहुंच रहे हैं, उससे ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाते हैं मैनपुरी के। शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा दिसंबर के पहले हफ्ते में संभव है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद तारीखों का ऐलान संभव है, ये कहा जा रहा है, और सत्र की समाप्ति के बाद ही ऐलान हो सकता है। 5 से 7 दिसंबर तक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है कभी भी निकाय चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर, दिसंबर के पहले हफ्ते में निकाय चुनाव की घोषणा संभव है, ये भी जानकारी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है 5 से 7 दिसंबर तक, और उसके बाद कभी भी ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर जो तारीख है उनका ऐलान किया जा सकता है। सत्र की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद ही ऐलान संभव है, ये जानकारी मिल रही है। 5 से 7 दिसंबर तक यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है, और इसके बाद सत्र के समाप्त होते ही निकाय चुनाव को लेकर जो तारीख है उनका ऐलान संभव है। सीधे शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, दिसंबर के पहले वीक में कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर जो तारीख है उनका ऐलान संभव है। शैलेश, बिल्कुल, देखिए एक इसमें अपडेट हम और देना चाहेंगे दीपा कि ये मानकर चलिए कि पहले की जगह ये दूसरे सप्ताह में ही जाएगा। उसके पीछे की जो वजह है वो 2, एक तो ये कि 5 तारीख तक तो देखिए चुनाव होंगे और उसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए, चाहे वो उपचुनाव की बात की जाए या फिर गुजरात के चुनाव की बात की जाए। इसके अलावा 5 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है, जो कि एक बड़ी वजह है कि जो अधिसूचना है निकाय चुनाव की वो जारी ना हो, क्योंकि इसमें जब अनुपूरक बजट आएगा, कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी सरकार करने की तैयारी में है, तो अगर अधिसूचना पहले जारी होती है तो देखिए चुनाव आचार संहिता लग चुकी होगी, और अगर कोई घोषणा हो ऐसे में तो वो प्रभावित होती है। तो ये एक बड़ी वजह है कि ऐसे में जो अधिसूचना है वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद होगी। तो 7 यानी इतना तय मानकर चलिए कि 7 तारीख तक फिलहाल ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, और इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, इस बार के निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में 90 लाख से ज़्यादा नए वोटर देखिए इसमें जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा अगर वोटर की बात करते हैं तो वो राजधानी लखनऊ में है, जो 28 लाख से 29 लाख के बीच में संख्या है, और सबसे कम वोटर अगर बात करें तो वो है शाहजहाँपुर नगर निगम, क्योंकि शाहजहाँपुर देखिए बिल्कुल नया नगर निगम भी बना है इस बार, और वहाँ पर अगर हम वोटर पहली बार देखिए वहाँ पर जो है बनाया गया, और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से वहाँ पर चुनाव होगा तो लगभग 3,20,000 से नीचे वहाँ पर मतदाता है, यानी सबसे कम मतदाता अगर नगर निगम के लिहाज से देखें तो वो शाहजहाँपुर में है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे कम मतदाता है वो अयोध्या में देखने को मिल रहा है।
तो ये देखिए जो आंकड़े हैं वो तैयार हो गए हैं। अब बात है आरक्षण जारी होने की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसी के आधार पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। जो प्रत्याशी तैयारी में जुटे हैं वो भी इसी के आधार पर जुटते हैं। 5 से 7 दिन तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र ही चलेगा और पहले वीक में यही सब होगा। उसके बाद दूसरे वीक में आप बता रहे हैं कि शुरुआत में ही तारीखों का ऐलान हो सकता है निकाय चुनाव को लेकर। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, सपा विधायक इरफान और उनके भाई की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। कानपुर पुलिस के हाथ आते आते बचे विधायक और भाई। कानपुर पुलिस के पहुंचने से थोड़ी ही देर पहले उनका ठिकाना बदल गया, ये जानकारी मिल रही है। सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता पर इरफान को संरक्षण देने की चर्चा है। 25 नवंबर को इरफान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। अब देखिए बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता पर इरफान को संरक्षण देने की चर्चा। और अब बात सीएम योगी की। आज फिर गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और एक हफ्ते में ये तीसरी दफा गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं सीएम। द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में सीएम की चुनावी जनसभा होनी है। द्वारकाधीश के दर्शन पूजन भी वो करेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में जाकर के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और एक हफ्ते के भीतर ये तीसरी दफा है जब गुजरात पहुंच रहे हैं। और वहां पर आज जानकारी है कि द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में उनकी चुनावी जनसभा होनी है। तो आज 4 जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको दिखा रहे हैं। पहली जनसभा उनकी होनी है द्वारका में, ये खबर है। और द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। पहली जनसभा द्वारका में होगी, वहीं पर द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरी उनकी रैली होनी है कच्छ में, ये जानकारी मिल रही है कि दूसरी जो रैली करेंगे, जनसभा करेंगे, वो कच्छ में करेंगे सीएम योगी। उसके बाद कच्छ के बाद आगे बढ़ते हुए तीसरी जनसभा उनकी होगी मोरबी में। चौथी रैली सूरत में उनकी होनी है। और सीएम योगी का तीसरा गुजरात दौरा है एक हफ्ते के भीतर। 21 नवंबर को पोरबंदर, महमदाबाद, सैंकड़ाथी में उन्होंने जनसभा की थी और 18 नवंबर को मोरबी, भरूच, सूरत में उन्होंने रैली की थी और वहां पर जनसभा को संबोधित किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।